हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है आर्यन कुमार और मेरे साथ है। प्रियांशु शर्मा। और आज हम बात करने वाले फिजिक्स के ऐसे ब्रांच की जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग, अननोन और बहुत ही ओवरऑल टफ ब्रांच है। हमको उतना पता नहीं है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग और उसका नाम है, क्वांटम मैकेनिक्स। या हम बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो आज हम मैकेनिक्स। बात करने वाले हैं ओवरऑल फिजिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, न्यूटोनियन फिजिक्स, आइंस्टाइन का फिजिक्स, रिलेटिविटी। हम ओवरऑल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ज्यादा वेट करने के बिना लेट्स थियोरिटाइज। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन से पहले हम जानते हैं कि ओवरऑल फिजिक्स का स्टेट क्या था उससे पहले। तो एंशियंट टाइम्स में क्या था कि एरिस्टोटल जो थे ना, वो बिलीव करते थे कि हेवियर ऑब्जेक्ट्स लाइटर ऑब्जेक्ट से तेज गिरते हैं। ऐसा क्यों? इतना बड़ा बात है, लाइक मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन एरिस्टोटल का तो रहने दो। और उसके बाद हमारे पास आता है गैलीलियो गैलीली इन अराउंड 1600, जो कि प्रूव किए थे। सॉरी अगर मैं कॉन्वर्सेशन काट रहा हूँ, लेकिन ना मेरे से पहले गैलीलियो गैलीली नहीं प्रोनाउंस होता है। देखो, मेरा मर्जी, मैं तो प्रोनाउंस कर देखो, मेरे से होते रहते गैलीलियो तो गैलीली उन्होंने प्रोनाउंस। प्रूव किया था कि ऑब्जेक्ट सेम रेट में गिरते हैं नो मैटर देयर वेट वगैरह, ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टेंट को इग्नोर करके। और उन्होंने ओवरऑल मोशंस को स्टडी किया था एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। इसके बाद हमारे पास आता है जॉनस केपलर, जो कि डिस्कवर किए थे प्लानिटरी मोशंस के लॉ, यस। और जो कि जिसके द्वारा कि प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन वगैरह के द्वारा उन्होंने ये लॉज डिस्कवर किए थे। इसके बाद ये सब तो हो गया। इसके बाद आए ये न्यूटन, आइजैक न्यूटन इन सर आइजैक न्यूटन 1685, जो कि ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट। क्या कंसिडर बोला तूने? आई थिंक 1665 में आए थे। 1687 में पब्लिश किए थे प्रिंसिपा मैथमेटिका, जो ओह कि अच्छा। जो कि एट द ये एज ऑफ सब, 22। या एंड जो कि ये सब जो लॉज थे पुराना जो बोला और अपने नए नए लॉज ऐड करके उन्होंने पब्लिश किया था प्रिंसिपा मैथमेटिका इन द ईयर 1687। इसमें इन्होंने थ्री लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। हमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बताया। उसके साथ बताया कि सन के अराउंड प्लैनेट्स ऑर्बिट कैसे करते हैं। तो बट बात है कि इसमें फॉल्ट है। क्या फॉल्ट था? ये ना लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा वो स्कैटरिंग वाला हमें है भी टेंस में है, हमें नहीं स्कैटरिंग कर ऑफ पाया लाइट बिकॉज वाला। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि वेव थ्योरी न्यूटन के द्वारा था, बट नो। वे न्यूटन एक्चुअली पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पर बेस किए थे अपना लॉ। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली वो सोचते थे ना कि लाइट एक टाइनी कॉर्पसेल्स और पार्टिकल्स होता है, जो कि वो बड़ी भारी रिसीव। इंग्लिश बोल दिया यार आपने। आप ऐसे ना लाइक डराया मत करो, इतने भारी भारी शब्द बोल के प्रोनाउंस नहीं होते क्योंकि मुझसे। नहीं, पार्टिकल्स पार्टिकल्स वही रहता है। तो वो सब, वेल ये तो यूजुअली रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह बता सकते थे और थोड़ा मोड़ा रिफ्रैक्शन भी इससे समझ सकते थे। बट बात है कि जब हम डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब लॉज काम नहीं करता है, ऐसा बात है। बट देखो, इसके बाद इसको कैसे ठीक किए। हमारे पास डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइजेंस, जो कि बनाए थे अपना थ्योरी इन 1678, न्यूटन से भी पहले, हाँ बट पता है, पब्लिश फिजिक्स किए थे वाले आए थे। 1619। इसमें वो बताया था कि लाइट मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जो कि एक यूनिवर्सल और इनविजिबल मीडियम के थ्रू, जिसका नाम है लुमिनिफेरस बस सच। इनर्जी। ये शब्द उसे 3 महीनों से बना कुछ नहीं हुआ है। कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रोजी कर इसको, रहे ये जो थ्योरी था लुमिनिफेरस ईथर के द्वारा, ये अराउंड, इसको फर्दर रेवोल्यूशनराइज किए थे हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स हैं। क्लर्क मैक्सवेल जो थे वो बोले कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो लुमिनिफेरस ईथर के सिमिलरली ये भी एक फील्ड है। तो इसको बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको कोई फिजिकल मीडियम नहीं जरूरत है। और हाँ इसके I know। बाद हमको और प्रूव हुआ। लेकिन हाँ,
एक बात है, लुमिसी फेरेस ईथर तो मतलब गलत नहीं होगी थी थ्योरी। हाँ गलत हो गई बट ओवरऑल बेस तो वो दिया ना। ग्रेट स्टार्ट, मतलब एक स्टार्ट देती। बेस दे। उसके बाद थॉमस यंग और ऑगस्टिन जीन फ्रेंसडेल जो थे वो लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे अबाउट इंटरफेरेंस जिसमें दिखा, डिफ्रैक्शन जिसमें दिखा। वेल न्यूटोनियन फिजिक्स ये सब समझा नहीं पाए थे, करेक्ट, ये सब चीज हाँ इंटरफेरेंस correct। डिफ्रैक्शन। तो देखो बात है कि और भी चीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटम्स, ये सब चीज न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं समझा पाई थी, करेक्ट। लाइक कैसे करेक्ट। समझाएगी मैग्नेटिज्म, कैसे समझाएगी कि कैसे अगर रहेगी लाइक इन द बोर्ड। वो कैसे बताएगा कि एक मैग्नेट को और एक मैग्नेट पुल कैसे करेगा। न्यूटन बस बताया था कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कितना मूव करेगा बिकॉज लॉज ऑफ मोशन था उसका, ये सब के बारे में नहीं था। और मैक्सवेल जो थे वो बोले कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स अलग अलग नहीं है, वो लोग इक्वल है, वो लोग डिफरेंट नहीं है, वो लोग सेम है, सेम फील्ड के वो लोग कंपोनेंट्स है, हाँ जिसको ऑफ कोर्स वो लुमिनिफेरस ईथर तक तो तक को इम्प्रूव करते हैं। जब, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और ईएम वेव तो लाइट की स्पीड एक जैसी होती है ना, तो उन्होंने कहा था कि लाइट ईएम वेव होती है। ये है और इसमें हम देख सकते हैं कि सनलाइट, रेडियो वेव, एक्सरे, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट सब सेम है बट डिफरेंट वेवलेंथ्स के हैं। वेवलेंथ होती है। बट इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट था कि मैक्सवेल बोलते थे कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है राइट है। और न्यूटन बोलते थे कि स्पीड ऐड होती है स्पीड। तो इधर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब बात है कि दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक ही सही स्पीड होगा। ऑफ लाइट आई गेस, मेरे को अपनी थ्योरी ठीक अपनी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, लेकिन मीडियम चेंज होते तो डिफर करती है ना। ये है बट रिफ्लेक्टिव न्यूटन बोलते थे कि इंडेक्स। स्पीड ऐड होता है। अब इसके बाद बात है कि स्पीड दोनों। एड इन द वे की, हम्म स्पीड एड इन द वे की कैसे मतलब। लाइक अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ में तो अगर एक वहां पर बैठ जाएगा, एक बस मूव कर रहा है लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर में, तो और तू अभी मोशन में नहीं है, तू रेस्ट में, जीरो जीरो, और तू बस में चढ़ेगा तो ऐड हो जाएगा वो 60 तेरे ऊपर, समझा। तो ऐसे ऐड होता है, तो इससे तो हम लाइट की स्पीड के भी बियॉन्ड जा सकते हैं अगर ऐसे हुआ ये तो। तो कुछ सेंस ही नहीं बना रही वैसे। हाँ इसलिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। सो इसके बाद आए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने अपने बहुत सारे ग्रेटेस्ट थ्योरी दिया। 1905 में उन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके लिए उसे उन्हें 1916 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द सेम ईयर दी। उसका 1905 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। वेल, तो सबसे पहले हम बात करें उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि स्पेस और टाइम है वो कनेक्टेड है, स्पेस और टाइम एक है। उससे पहले न्यूटन क्या कंसीडर करते थे कि जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स है। लेकिन जब जब अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी स्पेस और टाइम आर वन, उन्होंने ये बताया बेसिकली कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम का एक कर्वेचर है। मान लो ये स्पेस टाइम है और इसमें मैंने कुछ हैवी मास रख दिया, तो ये बेसिकली कर्व हो जाएगी इसके मास से। सो इन द सिमिलर वे स्पेस और टाइम के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे ही कोई हैवी प्लेनेटरी मास पड़ता है स्पेस और टाइम पे, वो उसे कर्व कर देता है, और जितना ज्यादा मास होएगा उतना ज्यादा कर्व होएगा, और उतनी ज्यादा उस उसकी प्लैनेट की ग्रेविटी होगी। और उसके बाद उन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप करा था। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो दोनों है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे, उन्होंने इंटरफेरेंस करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना। तो उसमें आया कि लाइट वेव की तरफ रिएक्ट कर रही है और पार्टिकल की तरफ रिएक्ट कर रही है। तो उन्होंने बेसिकली थ्योरी से बताया कि ना ना ही लाइट वेव है ना ही पार्टिकल है, दोनों है। एंड ये सबसे बड़ी चीज आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन का भी कारण बनी, राइट। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करा। लोग कंफ्यूज भी हुए कि एक लाइट जो है वो दोनों कैसे एक्ट कर सकता है, वेव भी और पार्टिकल भी। उसके बाद रॉयल आया था।
क्या? द ब्रॉयल आया था उसके बाद ना, हाँ, उसके बट बाद वो तो उसके बाद उनकी क्या, अरे मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उनकी उसकी थ्योरी स्पेशल मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात भी तो कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी। हाँ, तो बेसिकली तो बोल रहा है कि आइंस्टाइन ने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया था, वो जो भी मैक्सवेल और न्यूटन के द्वारा था, कि स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सवेल का भी सपोर्ट हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। न्यूटन जो बोले वो भी उतना गलत था नहीं, बिकॉज एक्चुअली स्पेस टाइम ऑल्टर करता है ना। तो अब बात है कि आइंस्टाइन वाला में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, क्या प्रॉब्लम बात, था, आई क्योंकि नो, बात था कि ना, एटम्स ना अजीब बिहेव करते थे, कहते हैं। एटम्स डिफरेंटली बिहेव करते थे। चलो थोड़ा मैं सिचुएशन बताता हूँ कि कैसे। हम जाते हैं अराउंड 2000 years अगो। तो ऋषि बहुत कण्व पीछे चले और गए, डेमोक्रेटस, बहुत पीछे, राइट, डेमोक्रेटस, बहुत पीछे चले गए, लेकिन ओके, चलो चलो। डेमोक्रेटस सोचते थे कि एक मैटर है, उसको इतना तोड़ेंगे तो एक फॉर्म में जाके वो एक पॉइंट में जाके वो रुक जाएगा। और इसको ऋषि कनन बोले अणु, और डेमोक्रेटस बोले एटॉमस, जो कि फर्दर एटम्स का एटम्स बना, वो और बनाए थे। अणु। अब इसके बहुत साल बाद अराउंड इन 1800s डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसमें वो बहुत सारे पॉस्टुलेट्स थे, उसमें एक था कि मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है जिसका नाम है एटम। एटम्स। अब ये जाना कि इनडिविजिबल है, अब इसको भी तोड़ा गया। अब जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो लोग एक कैथोड से एनोड से जाके, बेसिकली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उनको ये डिस्कवर किया कि एक कैथोड रे एक नेगेटिवली एमिटिंग पार्टिकल जाते हैं एक नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक, चार इसे चीजें। बोले कैथोड रेज। फर्दर इसका डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन्स। अब और एक चीज था कि प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किए यूजीन गोल्डस्टीन इन 1886, जो कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो एनोड रेज थे, वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें उसका प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद हम आते हैं रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें यानी अब हम लाइक थोड़ी मॉडर्न साइंस की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब आप 2000 साल पीछे अब लेके आते चले गए थे। अब आ गए हैं थोड़ा रिसेंट ईयर्स में। तो जे गोल्ड, आई मीन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो रेडियम था जिसको एक लेड का बॉक्स में रखे थे, और रेडिएट डिकम्पोज होके अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसा वो डायग्राम था। तो वहां पर एक बेसिकली हम जानते हैं कि गोल्ड बहुत ही मैलिएबल होता है, वो यस काट यस, काट के वो बेसिकली तो कंप्रेस शीट्स में करके बन जाता है, शीट्स, शीट्स में तो वो, हाँ, काट के तो शीट्स में होता है। ये अराउंड 1000 एटम्स थे, वेरी थिन। तो उससे उस पर वो बम्बार्ड किए थे अल्फा पार्टिकल्स, जो कि गए, वो भेजे थे, एंड देन तीन ऑब्जर्वेशन मिले, तीन ऑब्जर्वेशंस मिली एटम्स के बारे में। क्या थे? पहला ऑब्जर्वेशन था कि एटम्स, जो भी पार्टिकल्स थे वो सीधा गुजर गए, कुछ नहीं, डायरेक्ट आए गुजर गए। इससे हमको पता चलता है कि एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस से बने होते हैं, वो मोस्टली एम्प्टी होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि स्लाइट डिफ्लेक्शन वो फेस किया, लाइक थोड़ा मोड़ा। एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड कोट किए, इट वाज क्वाइट द मोस्ट इनक्रेडिबल इवेंट दैट हैज एवर हैपेंड इन माय लाइफ. It was almost incredible, as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue and it came back and hit you. ये उन्होंने कोट इनफैक्ट किया था आपने थर्ड कौन सा आगे जिसको, पहले से आपने इतनी एज अपनी पूरी जिंदगी में बोली है?
इसलिए आपने एक लाइन में आप फ्लुएंट देखिए 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 बात कि मैं बोला नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ कोट। मुझे भी इंग्लिश नहीं आता। yeah, see. तो Yeah, well, we both are very bad at English, so yeah, sorry. मैं Anyways, बहुत continue. English में Okay, okay. Straightforward हो रहा है. Continue. Okay, so इससे ऑब्जर्वेशन क्या था थर्ड की, जैसे ही वो गए लाइक ऑन फोन डिग्री यहाँ से आए यहाँ से गए लाइक वहां से डिफ्लेक्ट हो गए पूरा। इससे सजेस्ट किया गया कि एटम्स एक बेसिकली डेंस पॉजिटिवली चार्ज के बीच में बना है जहाँ पर मोस्ट मास उसका सिचुएटेड है। इसको बोला गया न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियस। और जो ये पढ़ता नहीं है ना, केमिस्ट्री पढ़ लो भाई, पढ़ लो केमिस्ट्री, इतनी तो आनी ही चाहिए, केमिस्ट्री में है ना ये सब। हाँ हाँ प्लस इतनी तो प्रॉब्लम अब इसमें क्या था, अब प्रॉब्लम था, अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं कि उस समय तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड तक ही हम सीमित थे कि कितना हुआ था, बट इसमें प्रॉब्लम था कि एटम्स वगैरह प्लैनेट्स के टाइप से नहीं है ना। प्लैनेट्स के जैसे जैसे सन है, अर्थ घूम रहा है, तो प्लैनेट जैसा है नहीं। और इसमें था कि इलेक्ट्रॉन्स, वो बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, करेक्ट, एक हाँ, इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। बट इसमें बात है कि इलेक्ट्रॉन्स ये बेसिकली एक लॉज है। हाँ जैसे उन्होंने कहा था, जैसे जो प्लेनेट होते हैं वो अपने वो रेवोल्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ होता है उनका, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमते हैं। करेक्ट करेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम है कि कोई चीज अगर सर्कुलरली एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर वो एमिट करेगा का मतलब है कि एनर्जी लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से स्पेस के अराउंड घूमते हैं। घूमते हैं, तो इसका मतलब है वो इतना फास्ट घूम रहे हैं, तो इतने स्पीड में घूम रहे हैं, तो इतना ईएमएफ फेंकेंगे कि उनका एनर्जी अन वो कोलैप्स कर जाएंगे अंदर स्प्लिट सेकंड, लाइक एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसका मतलब वो बोलना चाहते हैं कि कोई एटम स्टेबल नहीं है ना, नहीं है, कोई एटम स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है। जैसे रियांशु, वो भी स्टेबल नहीं है, बट वो है ना, वो है। क्या तो क्या तो तू भी स्टेबल नहीं, एटम से तू भी बना है, हम तू भी स्टेबल नहीं है। एटम स्टेबल है ना, जैसे वेल वो स्टेबल है, बट ये तो पॉसिबल है नहीं कि नहीं है, होंगे कैसे। सही। उसके बाद हमारे नील्स बोहर It's boys. ब्रोवाइज किए थे। रदरफोर्ड को, वेल उन्होंने नील्स बोहर आए, उन्हें दिया बोहर एटॉमिक मॉडल विच वाज इम्प्रोवाइज्ड बाय रदरफोर्ड, और उसमें 4 पोस्टुलेट्स थे। पहले उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करते हैं और वो शेल्स में रहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, ताकि वो हायर शेल्स में जाए, जैसे KLMNO हम पढ़ते हैं ना, वही ये शेल्स होते हैं। उन्होंने ये बताया, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि डिफरेंट शेल्स होते हैं, और जितने भी शेल्स होते हैं उसमें अलग अलग एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि के शेल में 2, फिर उसके बाद 8 8 ऐसे। तो उन्होंने ये बताया। अच्छा, केशल और ये सब में तो बेसिकली जो हाँ, प्रॉब्लम था हम वो वो fix सॉल्व कर करा दिया कि फिक्स कर दिया। ऑर्बिट्स में ही एनर्जी और लेवल। एनर्जी कहाँ पे है? अच्छा, उसके बाद इसका क्या हुआ ये मॉडल का? मॉडल हम पढ़ते हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ते नहीं केमिस्ट्री उसके में। बाद कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ? ओ, इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट की तो एक लाइक लॉन्ग स्टोरी है। लाइक उसमें क्या होता है कि इसके बाद नील्स बोर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं था आइंस्टाइन ने, करेक्ट करेक्ट। वो दिया उन्होंने। पूरा टेस्ट ले रहा है। हाँ हाँ ऐसा लग रहा है तो मेरा टेस्ट ले रहा है। बताओ बताओ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। एनीवेज, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, उससे उन्होंने कहा कि यार ये दोनों कैसे हो सकता है, लाइट भी और पार्टिकल भी, वेव भी और पार्टिकल भी, तो ये कंफ्यूजिंग हो गया। तो आइंस्टाइन के पास गए, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड जो है वो, लाइक आइंस्टाइन मानते हैं रियलिटी इज लोकली रियल। इसका मतलब
हर एक के लिए रियलिटी सेम है। लेकिन नील्स बोर उनके पास आए, नील्स बोर ने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, रियलिटी सबके लिए सेम नहीं है और वो हमारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है, जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, लाइक वेव पैटर्न इंटरफेरेंस वो पढ़ा है ना, बोला हाँ, अभी आगे बताएंगे वीडियो में। लेकिन बेसिकली उन्होंने कहा कि ये जो लाइट है, जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, तब तो ये तब तो ये एज अ पार्टिकल एक्ट करता है, लेकिन जब उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो ये वेव की तरह एक्ट करता है। तो इस लाइक आइंस्टाइन काफी अपोज थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी थ्योरी को, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मतलब जो भी उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उससे तो ये गलत साबित करा, लाइक कुछ कंफ्यूज होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बल्कि जो उनकी थ्योरी थी, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ लाइक जो भी स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो तो सपोर्ट करती थी क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसके कारण ही क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। लेकिन आइंस्टाइन काफी अपोज में थे इसके। तो उसके बाद इनकी वो फेमस कॉन्वो भी हुई थी अबाउट लाइक गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद अस एंड डोंट लेट अस नॉट टेल द गॉड व्हाट टू डू विद हिज डाइस। और इसमें एक और फनी चीज ये है, जो श्रोडिंगर थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी मजाक उड़ाते हुए क्वांटम मैकेनिक्स का, कि जैसे एक कैट है, अब मैं उसे एक बॉक्स में बंद कर दूं पॉइजन के साथ, तो अब इसका मतलब या तो ये कैट मरी है या तो ये जिंदा है। और आपको अगर अभी हम आगे बताए तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की, श्रोडिंगर इसके श्रोडिंगर बारे में जानो या I कैट। don't know, इसके बारे में तो जानो। इसके बारे में समझ जाता है, श्रोडिंगर कैट पैराडॉक्स जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताइए। पैराडॉक्स ही कहा था उन्होंने, इसका नाम श्रोडिंगर कैट पैराडॉक्स कहते हैं इसे। और उसके बाद एक फेमस सीन होगा, एक सीरीज थी, क्या था सीरीज का नाम? जीनियस। जीनियस, हाँ। जीनियस में सीन की तो था कि जब वो चल रहे होते हैं तो आइंस्टाइन कहते हैं, मतलब नील्स बोर आइंस्टाइन कहते हैं कि जो जो रियलिटी है वो ऑब्जर्वेशन में डिपेंड करती है। तो उसके बाद आइंस्टाइन ने चांद की तरफ देखा और उन्होंने कहा, अगर मैं इस चांद को ऑब्जर्व नहीं करूँ तो ये चांद वहां पे नहीं है। और एक और सीन, शायद एक और, वो एडिसन एंसन एंड एडिंगटन, एडिसन उसमें वो लोग एडिंगटन रोड से जा रहे थे नील्स जा रहे बोर होते हैं। और वहां से वो जा रहे हैं, रोड क्रॉस करने वाला है, तो वो लोग का कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि ऑब्जर्वेशन रियलिटी चेंज करता है। आइंस्टाइन जा रहा है, रोड से पार करने से पहले गाड़ी आ रहा है वहां से, यार ये गाड़ी को ऐसे देख लिया, गाड़ी वहां से आ रहा है, बोला मैं तो देखा ही नहीं, हिट क्यों करेगा, तो आके पकड़ा। बट वो पॉइंट था नहीं, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी अलग है। आइंस्टाइन उस टाइम लाइक थोड़ा समझ नहीं पाया, लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम भी समझ नहीं पाया कि क्वांटम मैकेनिक्स, लाइक उनके कारण ही क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। लेकिन ईगो कह लो क्या कह लो, लेकिन उन्हें लगा कि जो उनकी जो थ्योरी है ऑफ रिलेटिविटी उसको गलत साबित करना चाह रही है। लेकिन अब ऐसा तो था नहीं, बाद में शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी करा करा एक्सेप्ट की, ठीक है, मतलब अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी अभी बता, कमेंट में लिख देंगे अगर उन्होंने करा नहीं था, करा था या नहीं, ठीक है। सो एनीवेज, उसके बाद यही सब हुआ है, श्रोडिंगर, और उसके बाद आए थे वर्नर हाइजेनबर्ग। अच्छा, हाइजेनबर्ग आए, लाइक वन ऑफ दी, लाइक बहुत स्मार्ट थे वो, जर्मन फिजिसिस्ट थे बाय द वे। जर्मन फिजिसिस्ट तो लाइक बहुत स्मार्ट होते थे। एनीवेज, कंटिन्यूइंग, उन्होंने क्या हुआ, मैं हूँ ग्रेटेस्ट इंडियन फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके लार मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोल रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं, हेयर यू, सुनाई ही नहीं दे रहा है तो क्या बोल, लार कर रहा हूँ, छोड़। क्या बोल रहा है तो क्या होगा ये, क्या ओके एनीवेज टॉपिक पे आते हैं। सो वर्नर हाइजेनबर्ग आए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन फिजिसिस्ट। तो उन्होंने कहा कि जो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वो एक जगह पे वो ना, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते वो, और ऐसे एग्जिस्ट भी नहीं करते। जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मल, हम कैसे डायग्राम आ जाएगा यहाँ पे, ये हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का एटम का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, एटम निकले, तो वैसा नहीं होता है उसमें। वो इट्स लाइक एन एनर्जी की टाइप होता है, वेव। और उस वेव का हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, हमें शायद 11th क्लास में पढ़ाते होंगे। तो उसमें उसमें ये भी कहते हैं कि जो हम कभी उसको प्रोबेबिलिटी होती है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक शेल के अंदर कहाँ पे है, वो एनर्जी मतलब एक वेव की तरह एग्जिस्ट करता है। सो एनीवेज, उसके आगे उन्होंने अपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी कह लो, प्रूवन है, शायद प्रूवन है ना, तो उन्होंने
क्या था उसका नाम? मैट्रिक्स मैकेनिक्स आई गेस कि मैट्रिक्स तो दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उन्होंने। कहा कि हम जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके हम पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, या अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करने जाए तो हमें हमें लाइक उसकी पोजीशन नहीं पता चलेगी, और अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करने जाए तो हम उसे मोमेंटम नहीं पता चलेगी। जैसे एक मान लो एक कैमरे, हम एक फैन है, हम फैन की पिक ले रहे हैं, तो अब उसकी जब पिक, मैं फैन हूँ। नहीं, अब फैन मैंने बोला, अब फैन है, अब क्यों मिल रहा है? रोबोट, ओके ओके, जोक दो, जोक सो लाइक एक फैन है। हाँ, हम अगर हम उसके, अब मुझे कैमरा बारे में इतना तो नहीं पता, तो मुझे वो पता नहीं वो कैसे लेते हैं, लाइक कुछ शटर की सेटिंग्स होती है, तो आई डोंट नो। शटर स्पीड और शटर स्पीड, यस, शटर स्पीड। अगर हम शटर स्पीड बढ़ा दे तो हमें लाइक उसकी हमें उसकी पोजीशन पता चल जाएगी, लाइक कैमरा की हम शटर स्पीड लगा के उसे पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन उस पिक्सल ये नहीं बता पाएंगे कि वो मूव कर रहा है नहीं, यार लाइक वो मोशन में है या नहीं। तो उसमें ऐसा लगेगा कि स्टिल इमेज आएगी। लेकिन अब हम शटर स्पीड को लाइक शायद ऐसी कुछ होता है, शटर स्पीड को कम कर देंगे तो उसका पता ऐसा दिखेगा कि वो मूविंग है, लेकिन फिर हमें एक स्टिल इमेज नहीं मिलेगी, और हम ये नहीं बता पाएंगे उसकी पोजीशन, जो कि ब्लरी टाइप की जैसी है। हाँ, like, आप समझ गए होंगे, उसकी भी अगर आपको चाहिए तो डाल दे। जोक्स असाइड, तो उसके बाद ऐसा आएगी हमारे पास पे कि वो लाइक हम उसको मोमेंटम तो बता पाएंगे कि हाँ ये मोशन में है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे इसकी पोजीशन क्या है। तो ये उन्होंने अपनी अनसर्टेनिटी, तो दूसरा दूसरी नहीं पता चलेगी, ये अनसर्टेनिटी ऐसा भी नहीं है कि ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये कैसे करें। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं। हाँ। सो या उन्होंने ये दिया, हम्म। और उनको उनको शायद इसके लिए नोबेल प्राइज, किसी चीज को जो वर्नर हाइजेनबर्ग को भी नोबेल प्राइज मिला था। थिंक किसके लिए मिला था क्या? हाइजेनबर्ग बेसिकली ओरिजिन फाउंडर व्हाटएवर है क्वांटम मैकेनिक्स का, और इस पर एक्सपेरिमेंट होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत फेमस है। आप ऑफ कोर्स ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोन लाइक एक्सपेरिमेंट है। वो, हाँ वो भी फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है, लाइक अलग है, अलग तो वही। इसके बारे में जानो या ना जानो, देखे तो होगे कभी ना कभी। ये सबको वेव फंक्शन जो ब्रेक होता है Taylor's observe किया pattern है। कभी तो सुने ही होंगे। हाँ, तो बताते हैं ओवरऑल, हवा हवा में बता देते हैं ये क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जो एक तो हवा वो इसलिए बता रहे हैं ताकि अगला पार्ट बने। हाँ, और हम व्यूज ला पाए। तो व्यूज फॉरवर्ड। व्यूज अगला पार्ट में अच्छे से बताएंगे, हमको भी घर चलाना है, मतलब घर तो ऐसे ही चलता है, हम बच्चे व्यूज चाहिए ना थोड़ा। तो मैं तो बर्ड हूँ, मैं सबका घर से। ओके सॉरी, अच्छा अच्छा। सॉरी, तो डोंट वही टेक ना, जैसे ये इट। इलेक्ट्रिसिटी में आई न्यूटन ने एक्सप्लेन करवाया था कि इलेक्ट लाइक चार्जेस रिपेल क्यों होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों होता है। तेरे लिए तो वो है नहीं, तेरे लिए तो लाइक जेंडर से अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज तुझे। तो उसके बाद When you are so handsome, you put what gender? तो यहाँ पर एक स्क्रीन था और बेसिकली डबल स्लिट, हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, और उधर से इलेक्ट्रॉन्स को ये भेजे। अब इलेक्ट्रॉन्स हमको पता था, लेट्स से कि वो होते हैं पार्टिकल्स, करेक्ट, पार्टिकल्स वो एक एटम्स का पार्ट है। तो वो जाते इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो लाइन दिखना चाहिए, दो स्लिट है, दो लाइन दिखेगा, प्रिटी कॉमन। बट बात है कि जब वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वो जब एक्सपेरिमेंट बिना ऑब्जर्व करते हुए देखे, तब वो ना एक इंटरफियरेंस पैटर्न आप देख सकते हैं कि वैसा दिखता है इंटरफियरेंस पैटर्न। और वैसा इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ और सिर्फ वेव्स, दो वेव्स को collide करते हुए वो इंटरफियर करते हुए तब जाके वो पैटर्न बनता है। बट इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न दे रहे थे, तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स में है। और इसी हिसाब से हमारे जो डे ब्रॉयल है, वो हम लोग देखे थे कि लाइट एक वेव था, फिर वेव शायद इसका नाम भी तो था, हम उसको पढ़ते हैं,
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हाँ। में वेव मैटर थ्योरी से वो कहते हैं, बेसिकली वेव मैटर। एक क्वेश्चन की, अगर लाइट है एक वेव जो कि कंसीडर किया वेव एक पार्टिकल जैसा एक्ट कर सकता है, तो एक पार्टिकल वेव वेव जैसा वेव क्यों जैसा नहीं एक्ट कर एक्चुअली सकता? इंटरेक्ट कर सकते हाँ, हैं, ऑफ कोर्स एक कर क्वेश्चन। सकते हैं, तभी तो हम उस समय अपना लार पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के या लिए। बट उस समय ये सब जो था सब हंसते थे कि नहीं क्या बक रहा है, बट इसको प्रूव किया गया, जैसे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोले, प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल भी है और वेव भी है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। अब आइंस्टाइन यहाँ क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी के? कुछ भी नहीं, तो मानते ही नहीं है, क्या बोलूं, क्या हो गया, वो नहीं मानते थे हाँ उन्होंने। और एक बात ये है कि उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देके इसकी स्टार्ट करी थी, हाँ, भाई बट साहब। वही नहीं मानता, अरे, वो शायद क्या थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था आई गेस। कर हाँ, अब इसके बाद हमारे पास और भी एक्सपेरिमेंट आता है जो कि है श्रोडिंगर्स कैट एंटेंगलमेंट, बट हमको तो व्यूज खाना है, तो हम इसके पार्ट में तो बोलने नहीं वाले उसके बारे में, है ना? और भाई साहब जो हम कह रहे थे, हम जो इंटरफेस लाइक वेव पैटर्न वाला जो ये वो है, वेव मैटर इंटरफेस, वेव पैटर्न मतलब वेव पार्टिकल इंटरफेरेंस, जो भी मैं भूल गया, एक हाँ, सेकंड पागल। वेव बट इंटरफेरेंस। एनीवेज उसको, हाँ, वेव इंटरफेरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हमने कर दिया देखो आपके लिए, बिकॉज हम लार्प करते हैं मजाक के लिए हाँ, एंड डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ, वेल, शायद आज की वीडियो में इतना ही था ना, इतना ही था, या इतना ही था। इतना तो ही था। वेल, आज के लिए इतना ही। और आपको अगर हम लोग का पुराना ब्लैक होल का वीडियो देखना है, हमने उसमें ग्रेविटी और टाइम डायलेशन के बारे में अच्छे से बताया, ब्लैक होल के बारे में, अगर आप देख सकते हैं तो रियांशु के चेहरे के ऊपर होगा वो, थोड़ा थोड़ा नीचे होगा। तो वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग आई गेस, आज के लिए इतना और ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख दो, अगर आपको कोई आइडिया है कि आपको किस बारे में देखनी है हाँ, नेक्स्ट वीडियो, तो उसके लिए भी आप लेट अस नो कमेंट कर आपको सकते यो हो, देखना है और अपना डाउट्स हम क्लियर बना करना है। देंगे, हम हम बना encourage करेंगे देंगे। आपका डाउट्स कमेंट्स में बताने का, नहीं तो आप या फिर डायरेक्टली अगली फीचर। हाँ, अगली अगली वीडियो में बता अगली देंगे। वीडियो में आपको फीचर करके या डाउट बता के आपको बोलेंगे। सो एनीवेज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वेल, बाय।